सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। और आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इस ऑनलाइन परिचर्चा में, जिसका विषय है श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर और वर्तमान व्यवस्था, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब हैं। और प्रख्यात नाटककार राजेश कुमार जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। साथियों, आज जो 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, दरअसल इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब 1 मई 1886 के दिन अमेरिका के शिकागो के हे मार्केट एरिया में मजदूर इकट्ठा हुए थे। वो आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, और जो काम के घंटे वो घटाने के लिए डिमांड कर रहे थे। उस समय एक बम का गोला फूटा। किसने फोड़ा वो तो नहीं मालूम, लेकिन उसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जिसमें कई मजदूरों की उसी समय मौत हो गई। उनकी मांगे उस समय तो नहीं मांगी गई, लेकिन बाद में अमेरिका में 8 घंटे का कार्यकाल, जो उनका श्रमिकों का कार्यकाल निश्चित किया गया कि एक दिन में 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो घटना घटी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए एक एकता के लिए मजदूर दिवस के रूप में उसी समय से मनाया जाना शुरू किया। अब जो आज हम जो विषय रखे हैं कि श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर और वर्तमान व्यवस्था, तो ये ऐसे में प्रश्न आता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को आज के दिन क्यों याद कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक जो उनका उनके व्यक्तित्व का जो एक सीमित कर दिया गया है पूरे समाज में एक षड्यंत्र के तहत, तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ सामाजिक आंदोलन तक ही सीमित रहे। उनको दलितों के मसीहा के रूप में हमेशा उनके व्यक्तित्व को सीमित करने का प्रयास किया गया। बाकी चीजों में उनको कभी याद ही नहीं किया जाता है। और दरअसल होता यह है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में देखिए तो जिन लोगों की उपलब्धियां बहुत रही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, वो इतिहास में कभी उनको जो है याद नहीं किया जाता है। उनको अपनी सही जगह मिलने में सदियों गुजर जाती है। जबकि जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया उन्हें जो है षड्यंत्र के तहत इतिहास का नायक बना दिया जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी इसी प्रकार की साजिश होती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। महिलाओं के अधिकार के पक्ष पर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहीं भी महिला उद्धारक के रूप में जब भी लोगों के नाम लिए जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता। इसी प्रकार श्रमिकों के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत काम किया, लेकिन कभी भी उनको श्रमिक नेता के रूप में, श्रमिकों के मसीहा के रूप में, या श्रमिकों के लिए काम करने वाले नेताओं के रूप में कभी याद नहीं किया जाता। बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने उसका नाम ही इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा था। और जो बॉम्बे में लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, उसमें उसी पार्टी से उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथी जीते, वो खुद भी जीते। और उन्हें बहुत बड़ी एक हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल करवाई थी 7 नवंबर 1938 को, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मजदूर इकट्ठे हुए थे। उस हड़ताल का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद किया था। और वो हड़ताल का कारण ये था कि जो बंबई विधानमंडल था, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें कि हड़ताल को एक क्राइम जो है, अपराध अपराध जो है, फौजदारी मामले का फौजदारी अपराध जो है, क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया था, क्रिमिनल गुनाह डिक्लेयर कर दिया था। बाबा साहब ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हड़ताल करना एक सिविल तो गुनाह हो सकता है, सिविल अपराध हो सकता है, लेकिन फौजदारी गुनाह नहीं हो सकता है। किसी भी आदमी से उसकी मर्जी के विरुद्ध आप काम नहीं ले सकते। अगर उसको जो है श्रमिक को उसकी मर्जी के विरुद्ध ज्यादा घंटों तक जबरदस्ती उससे काम लेते हैं तो एक तरीके से उसको गुलाम बनाने वाला है, जैसा ये कदम होगा। उन्होंने कहा
कि जैसे आप अंग्रेजों से सोनता पाने का जो है जो संघर्ष कर रहे हैं उसको आप अपना मौलिक अधिकार मानते हैं, वैसे ही श्रमिकों के लिए हड़ताल करना भी अपने अधिकारों के लिए हड़ताल पर जाना उनका एक मौलिक अधिकार है। और इसी बात पर उन्होंने मजदूरों की स्ट्राइक करी। 1 लाख से ज्यादा मजदूर इकट्ठे हुए 7 नवंबर 1938 के दिन, और ये हड़ताल सफल हुई। निश्चित अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाई, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन ये बंबई में तो हड़ताल सफल हुई। साथ साथ अहमदाबाद, चालीसगांव, पूना, धुलिया, बहुत और भी जगहों पर उसका प्रसार आंशिक तौर पर सफल हुई। और बाबा साहब ने इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मजदूरों को विधानमंडलों में घुस कर सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बाद में वाइसराय की काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाबा साहब अम्बेडकर श्रम मंत्री रहे, वहां भी उन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि भारत में जो 8 घंटे का श्रमिकों के लिए काम करने का अधिकार है कि 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही शुरू किया। महिलाओं के लिए, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनके लिए जो मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान है वो बाबा साहब ने दिया। तो आज इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं आज के दिन के बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि एक मूलतः श्रमिक नेता के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया था, उनको हम क्यों इस क्षेत्र में याद नहीं करते हैं, और जबकि दूसरों सबको याद करते हैं, लेकिन जिस आदमी ने सबसे अधिक बहुत बड़ा रोल अदा किया है श्रमिकों के कल्याण के लिए, उसको हम याद नहीं करते हैं। तो इसकी शुरुआत में एडवोकेट अरुण माझी साहब से करूंगा। अरुण माझी साहब, आप बताएं बाबा साहब अम्बेडकर का श्रमिकों की समस्याओं में उनके कल्याण के लिए क्या रोल रहा है और उनको हम क्यों याद नहीं करते हैं। सब साथी को क्रांतिकारी अभिनंदन। कठिया साहब जो इंट्रोडक्शन में बताया, यही सच बात है। जो बाबा साहब का एक जो क्रांतिकारी भूमिका था और भारत के निर्माण के लिए काम शुरू किया था मजदूर के लिए, तो बाबा साहब का जीवन में हम पहले से ही जो एक क्रांतिकारी, जो एक दिशा था, एक क्रांतिकारी दर्शन था, वो जीवन से शुरू से ही वो क्रांतिकारी दर्शन से ही भी काम किया है। और भारत की जो मजदूर वर्ग होता है, वो मजदूर वर्ग भारत की समाज के अंतर्गत, जो जिसको लोग हम प्रांतिक समुदाय का आदमी बोलते हैं, जिसको पिछड़ा बोलते हैं, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और अल्पसंख्यक बोलते हैं, ये सारी जो काम करने वाली मजदूर कौम का है। बाबा साहब का जो जीवन में एक क्रांतिकारी दर्शन था, जो मजदूर वर्ग का जो आजादी, मजदूर वर्ग के लिए काम करना, एक नया भारत का निर्माण होगा। इसी कारण से 1936 में, 1936 साल में इंडियन लेबर पार्टी गठित किया था, सीधा राजनीति करने के लिए। ये इंडियन लेबर पार्टी का जो काम था, भारत की जो मजदूर वर्ग को संगठित करने के लिए और उसको एक राजनीतिक दिशा देने के लिए, और इस एक काम को थोड़ा आगे भी बढ़ाया। और उसी समय भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुआ था, अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी था। अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी भी मुंबई, अहमदाबाद में काम शुरू किया था। जो ऑर्गेनाइज्ड जो लेबर था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ज्यादा काम था उसका। उसी समय बहुत बातचीत भी हुआ था, और बाबा साहब भी उसी समय जो मजदूर के अंतर्गत जो एक जातिगत विभाजन था, जो जातिगत विभाजन से मजदूर वर्ग
का इम्यूनिटी बिल्डअप हो रहा नहीं, मजदूर वर्ग का जो संघर्ष करने का जो ताकत मिलते हैं वो ताकत पैदा होता नहीं। कारण क्या है, जो फैक्ट्री में जो आते हैं मजदूर वर्ग, फैक्ट्री में काम करने के समय उसका तो मजदूर का आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी से ही जो मजदूर का जो एक यूनिटी बनना है वो तो बनेगा। उसके बाद जो मजदूर फैक्ट्री से निकालने के बाद उसका जो सामाजिक जो आइडेंटिटी होता है वो जातीय आइडेंटिटी हो जाता है। उसको मजदूर वर्ग का जो एक आजादी मिलने का संभावना है वो फैक्ट्री के अंदर, वही मजदूर समाज में जो आते हैं उसको आजादी नहीं है। समाज के अंतर्गत जो आजादी होता है, एक बात बार बार बाबा साहब किया था, इसीलिए बाबा साहब बार बार उसी समय भी जो आर्गुमेंट था, जो सामाजिक स्तर पे जो लिबर्टी जितना दिन तक आएगा नहीं, इस समाज को परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये जो कंसेप्चुअली जो है वो अभी मौजूद है हमारा समाज में। हमारी समाज में मजदूर वर्ग का जो यूनिटी अभी तक जो यूनिटी देख रहे हैं हम लोग, वो यूनिटी यूरोपियन मजदूर वर्ग के जो यूनिटी होता है, रशियन मजदूर वर्ग का जो यूनिटी होता है, जो दुनिया के बाहर में जहां से जाति नहीं है उसका जो एक मजदूर वर्ग का जो यूनिटी होता है, वो यूनिटी हमारा देश में पैदा हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। इसी कारण से जो मजदूर वर्ग का एक विभाजन, ये तो एक कॉन्सेप्चुअली एक थ्योरेटिकल भी बात है। इसी कारण से भी बाबा साहब को ट्रेड यूनियन मूवमेंट से भी उसी समय जो भारत के कम्युनिस्ट वर्ग का जो एक केवल वर्गीय चिंता था, दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। उसी समय भारत को जाति व्यवस्था को तो साथ में लिया नहीं, इसको कैसे निपटने के बाद एक ब्रॉडर मजदूर वर्ग का यूनिटी होगा ये सोचा नहीं है। डिफरेंस था। इसी से इंडियन लेबर पार्टी को धीरे धीरे वो उसका ज्यादा मान्यता प्राप्त हुआ नहीं। कारण इसी कारण से बाबा साहब का जो आइडियोलॉजिकल जो परसेप्शन था, उसी समय का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रेड यूनियन जो चलाते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंस है। इसी कारण से आज जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जैसा हाल हो गया, उसी समय बाबा साहब को सोचते थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, बाबा साहब के ऊपर भारत की ट्रेड यूनियन मूवमेंट को छोड़ देते थे, लेबर मूवमेंट को भी लीडरशिप मान लेते थे। आज भारत की चेहरा इतना होता नहीं, भारत में क्रांति हो जाते थे, भारत में एक मजदूर क्रांति भी हो जाती है। एक इसके लिए हम लोग को सोचना है। उसके बावजूद भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ जो बात है, जो 1900 है वो जिसका जो लेबर पार्टी का के बाद एक कमेटी बनाया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट 1943 में। उसी गवर्नमेंट ने उसी काउंसिल में एडवाइजरी काउंसिल था, वो एडवाइजरी काउंसिल में बाबा साहेब का योगदान हुआ। योगदान होने के बाद उसी समय से जो कानूनी प्रक्रिया के मार्फत कैसे मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाना जाए, 1942 जुलाई में वो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर हुआ था बाबा साहब। उसी समय से बाबा साहब सोचा था जो कानूनी प्रक्रिया में कैसे इसको मजदूर का जो राइट, उसका जो राइट मिलना चाहिए, उसको काम का राइट मिलना चाहिए। और उसी समय से ही जो 8 घंटा का जो कानून जो 1947 के पहले ही 8 घंटे के कानून बाबा साहेब का जो लेबर एडवाइजरी काउंसिल में उसी समय मिनिस्टर रैंक था, इसी कारण से 8 घंटा का जो कानून है, 8 घंटा का श्रम करने का इसके पहले नहीं था। इसके बावजूद भी हम लोग देखा है जो 1943 में जो 1943 उसी समय
बाबा साहेब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स डिफरेंट स्टडी सर्कल में जाते थे, उसके बात करते हैं। उसी समय उसका जो हम लोग जो स्पीच देखेंगे, उसके समय जो वक्तव्य देखेंगे, इतना क्रांतिकारी था। जैसे आज का कोई कम्युनिस्ट पार्टी भी, जो सोशलिस्ट पार्टी भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो मजदूर के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आज भी उसका कोई उसी क्रांतिकारी दिमाग भी नहीं है। अब 1943 में जो स्टडी कैंप में जो भाषण दिया था बाबा साहब, वो कंप्लीटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, उसी समय तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आए नहीं, उसी समय भी उसका जो सोच था, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो आज जो हाल हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसी समय आप जाइए उसको राइटिंग्स के बारे में देखिए। जो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो एक वर्ग का डेमोक्रेसी, एक वर्ग का पार्लियामेंट होता है, क्लास का, उसी समय बाबा साहेब का जो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कंसेप्ट था क्लास में, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही जरिए जो रूलिंग क्लास वो कंट्रोल करेंगे। आज इसका हाल हो गया, हम लोग देख रहे हैं आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कैसे हाल है। तो ये जो सिचुएशन है भारत में मजदूर के क्रांति के लिए, भारत में मजदूर वर्ग के लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी हो उसके राइट को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब को सबसे पहले स्थान देना चाहिए। और ये सब चिंतन से हम लोग दूर हट गया। इसके पीछे तो एक साजिश है ही। कारण क्या है, ये भारत में जो समस्या होता है, जो मैं पहले ही बताया, जब क्लास के साथ कास्ट के जो कंट्राडिक्शन होता है भारत में, उसको आइडेंटिफाई बाबा साहेब भी पहले किया था। इसीलिए बार बार बाबा साहेब बताया, जो जात नहीं तोड़ेंगे भारत की मजदूर वर्ग का यूनिटी आगे बढ़ेगा नहीं। इसी कारण से ही भारत की जो रूलिंग क्लास वो धीरे धीरे बाबा साहब को, इसी सब्जेक्ट में बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है, बाबा साहब का क्या भूमिका था इंडियन लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए, उसको चर्चा में लेके आए नहीं। हम लोग भी भूल गए, हम लोग भी चर्चा करते नहीं। हमारी जो अम्बेडकराइट लोग बोलते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे में ही फंस गया। बोल रहे बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी हम लोग को दिया है, जो राइट में दिया है, इसको हासिल करने के लिए जो यूनिटी होना चाहिए, उसका जो सोच था, केवल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंडियन स्टेट के जो काठामो है, अभी जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में मजदूर वर्ग को क्या हासिल करना है, उसी समय बाबा साहब भी बताया था। बाबा साहब 1943 में बताया था, जो हम लोग जो एक इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस जो सोच रहा है, जो हिंदुत्ववादी, उसी समय हिंदुत्ववादी के भी बात किया था, जो हिंदुइज्म के जो सोच रहा है, वो मजदूर के लिए एक खतरा है। हिंदुइज्म पर्टिकुलरली बताया था, जो सिंगल नेशनलिटीज जो आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस हम लोग मांग रहा है, ये इट इज डेंजर फॉर द वर्किंग क्लास पीपल, डेंजर फॉर द वर्कमैन। इतना रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, इतना हिस्टोरिकल थिंकिंग, वो हम लोग को आगे लेके आना पड़ेगी। अभी इसको चर्चा करना है। आज मजदूर जो मेडे हैं, ये मेडे में हम लोग को अंबेडकर को भी आगे बढ़ाना है। कारण क्या है, हमारी समाज में जो एक आजादी का जो चेतना पैदा हुआ है, हमारी समाज में आदमी को सोच आ रहा है, एडुकेशन करना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, हम लोग को संघर्ष करना है, हम लोग को यूनिटी करना है। तो व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एजुकेशन, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एजुकेशन, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द यूनिटी, वो सारी चीज बाबा साहेब ही बताया था। कारण हमारी समाज मजदूर का समाज है। हम लोग जो पढ़े लिखे आदमी हैं, तब तो मजदूर ही हमारा, मजदूर वर्ग से ही हम लोग आए।
अब जो क्लास बोलते हैं, एक क्लास से ही हम लोग आए। हमारी जो सोच होगा मजदूर के लिए, वो सोच जो नॉन प्रोडक्टिव सिस्टम से जो आए हैं, हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम से आए। हमारा जो कौम है, हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम का कौम है, और जो लोग हम लोग को रूल कर रहे हैं वो प्रोडक्शन सिस्टम का कौम नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन को आज सोचना चाहिए। इसीलिए आज जो देश में इतना क्राइसिस पैदा हो रहा है, आज को कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, आज को मजदूर वर्ग का जो अधिकार मिला दिया है, भारत में जो 44 वर्कर्स के लिए कानून था, 44 कानून, मैक्सिमम जो कानून बाबा साहेब के जरिए हुआ था, कारण फर्स्ट लेबर मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस में नेहरू गवर्नमेंट में फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबा साहेब हुआ था। उसी समय सारी जो मिनिमम वेजेस, वुमेन्स के बारे में एवरीथिंग, मैक्सिमम जो लॉज एनेक्टमेंट हुआ था बाबा साहेब के समय हुआ था। और आज क्या कर दिया, न्यू लेबर कोड लेके आ गया 29 सितंबर 2020। हाँ, एक थोड़ा सा ठीक है, मैं हाँ ठीक है, अच्छा, मैं इसी में चर्चा के लिए बोल रहा है। ये जो सबके साथ सबका विकास, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आप देखिए, बाबा साहब ये कंसेप्ट को उसी समय ये है, बाबा साहब खुद बताया था, एक कंसेप्ट है फैसिस्ट कंसेप्ट। मेरा बात नहीं है। 1946 में बाबा साहेब बॉम्बे ऑल इंडिया रेडियो से, जिसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 46 के पहले, probability is 1946 or something prior to that. Actually, I am taking not more note to anyway, उसी समय बाबा साहेब एक ही बात बताया था, जो दुनिया का जो मजदूर होता है, बताया था कि these working class Indian workers also defeat the fascism, हिटलर फैसिज्म के बारे में बाबा साहेब क्लियर भाषण था। जो भारत की मजदूर वर्ग, they will defeat the fascist forces and they will win। भारत की मजदूर वर्ग का वो जीतेंगे वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर फैसिज्म के खिलाफ बाबा साहेब का जो क्रांतिकारी भाषण था, ये भाषण तो आज किसका बोलने का भी हिम्मत नहीं है। ये भाषण को पब्लिश करने के लिए हिम्मत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास छोड़ के गया था, और हम लोग आज कैसे फैसिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे हम लोग मजदूर को राइट को लेके काम करेंगे, इसी सारी बात हम लोग को एक नया रूप से हमको सोचना पड़ेगा। केवल बाबा साहेब फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन केवल नहीं है। सबसे बड़ा क्या है हमारा देश में, जो सबसे बड़ा समस्या आज है हमारा कारण, बाबा साहेब बार बार बताया था, जो जाति को तोड़ना है, जाति को तोड़ के एक नया वर्ग बनाना है, दैट इज ए न्यू वर्किंग क्लास बनाना है। ये वो न्यू वर्किंग क्लास का कंसेप्चुअली बाबा साहब ठीक कर दिया। जो जाति कास्ट सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, नहीं हम लोग कास्ट सिस्टम को नहीं उन्मूलन नहीं करेंगे, भारत की वर्किंग क्लास गठित होगा नहीं। अभी भारत में तो वर्किंग क्लास का फॉर्मेशन ही हुआ नहीं। बार बार बाबा साहब बताया था वर्किंग क्लास फॉर्मेशन के बारे में बेसिक काम करना है जाति को तोड़ने के लिए। आज जो भारत में वर्किंग क्लास नहीं है, जो भी है वर्किंग मास है, ये वर्किंग क्लास नहीं है, काम करने वाली जनता है। इसका जो वर्किंग क्लास का जो यूनिटी होता है, जो स्पिरिट होता है, बार बार बाबा साहब बताया था, इस स्पिरिट को डेवलप करना है। ये मैसेज हम लोग जनता को देना है नया रूप से। बाबा साहब को उसका जो सारी जो वर्क्स, उसको हम लोग जनता के सामने लेके आना है, मजदूर वर्ग के सामने लेके आना है। आज मे डे के बारे में इसी मेरा विनम्र श्रद्धा बाबा साहब के प्रति ये भी सोच रहा है। आज सबको सोचना चाहिए, जो लोग भारत में जो क्रांति के लिए सपना देख रहे हैं, बाबा साहब छोड़ के भारत में कोई क्रांति होता नहीं। बाबा साहब का थिंकिंग प्रोसेस को, बाबा साहब का मार्गदर्शन को छोड़ के भारत में क्रांति होगा नहीं। इतना दिन तो हम लोग देख रहे हैं, सारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो गया, सारे कुछ हो रहा है। यही है मैसेज।
ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं राजेश जी के पास आता हूँ। राजेश जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा और कि ये प्रश्न उठाया कि हम बाबा साहब, जब भी मे डे आता है, श्रमिक दिवस आता है, मजदूर दिवस आता है, तो हम उस दिन जो है, केवल हम कुछ लोग जो है जो बाबा साहब को पढ़ते हैं वो ही उनको याद करते हैं। आम जनमानस को के दिमाग में जो छवि बनी हुई है बाबा साहब की, वो खाली वो ये है कि साहब वो दलितों के लिए काम किए, सोशल में कुछ काम किए, और सोशल में भी पूरे समाज के लिए नहीं, सिर्फ दलितों के लिए, ऐसी उनकी छवि बना दी गई है। जबकि बाबा साहब ने, जैसे कि भी मांझी साहब ने बताया, कि बाबा साहब ने जितना श्रमिकों के लिए काम किया उतना किसी ने नहीं किया। जितने भी श्रमिकों के संबंध में कानून बने हुए हैं, जो कि बाबा साहब ने खास तौर पे वायसराय के काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से उन्होंने काम किए, बनाए थे, चाहे 8 घंटे का काम हो, या महिला श्रमिकों के लिए जो क्या नाम है, ये जो मैटरनिटी लीव का मामला हो, या मुआवजे का हो, या ईएसआई एक्ट का मामला हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम का हो, मुआवजा हो, ये सारे जो है ये कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, उनको हम फिर भी याद नहीं करते हैं। तो एक तो ये, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? दूसरे, बाबा साहब अम्बेडकर जो ने जो श्रमिक वर्ग के अधिकारों कल्याण के प्रति जो चिंता थी, उन्होंने एक 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 जगह उनकी स्पीच थी 9 सितंबर 1943 को, लेबर परिषद के सामने उन्होंने उद्योगों को भाषण देते हुए कहा था। उसके कुछ अंश में सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी संसदीय प्रजातंत्र, क्यों बाबा साहब जो है प्रजातंत्र के बहुत समर्थक थे। मांझी साहब ने कहा कि वो डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने लेबर क्लास से कहा था कि इस डेमोक्रेसी में आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधानमंडलों में घुसो, सत्ता अपने हाथ में लो। तो उन्होंने ये कहा था, जो पूंजीवादी संसदीय प्रजातंत्र व्यवस्था है, उसमें दो बातें अवश्य होती हैं। दो काम, जो काम करते हैं उन्हें गरीबी से रहना पड़ता है, और जो काम नहीं करते उनके पास अथाह दौलत जमा हो जाती है। एक और राजनीतिक समता होती है, मतलब राजनीतिक रूप से सबको सब समान होते हैं, सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन वहीं अगर आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक विषमता बड़े लेवल पर इस पूंजीवादी संसदीय प्रजातंत्र व्यवस्था में होती है। तो जब तक मजदूरों को रोटी, कपड़ा और मकान, निरोगी जीवन नहीं मिलता, और विशेष रूप से जब तक वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन नहीं करते, तब तक स्वाधीनता का कोई अर्थ जो है नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति में सहभागी होने का आश्वासन मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो श्रम है, उनका पूरी प्रयास था कि श्रम का मूल्य बढ़ाना चाहिए। जब श्रम का मूल्य बढ़ेगा तभी तो श्रमिक की जीवन दशा जो है सुधरेगी। जबकि आज होता उल्टा है कि श्रम जो काम करता है उसको काम आज भी 70 साल बाद भी, बाबा साहब का जो संविधान लागू हुए आज 71-72 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी जो श्रमिक है उसको श्रम का उतना मूल्य नहीं मिलता जितना उसके श्रम की वजह से जो पूंजीवादी जो मालिक है फैक्ट्री का, वो जो कमा लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर बाबा साहब के योगदान पर आप अपने विचार रखें, राजेश कुमार जी। अपना माइक ऑन करिए, माइक। हाँ हाँ हाँ। राष्ट्रीय बहुजन संघ द्वारा जो आज का विषय है, श्रमिक समस्याओं के संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे लगता है कि ये बहुत मुकम्मल विषय है, और सही समय भी है इस पर बात करने की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में जो मजदूरों की जो स्थिति है, वर्तमान मतलब है कि जो कोरोना की महामारी एक बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में विशेषकर जो है, और उसने मजदूरों को जिस तरह से प्रभावित किया है, और मजदूरों, किसानों को ही नहीं, एक बहुत बड़े बहुजन समाज को, तो उस स्थिति में जो है, उस समाज में एक विकरालता की स्थिति आ गई है महामारी के कारण। बेरोजगारी भी है, और आप देखेंगे दूसरे के बाद कि 1,500 किलोमीटर जब गांव में, जब वो लौट के अपने गांव में जब जाते हैं, तो फिर लौटने के बाद वहां उन्हें कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा है। जातीय के स्तर पर उन्हें अलग बांटने की कोशिश की जा रही है। बहुत अभी तो जलाने की स्थिति को लेकर आ रही है कि अगर किसी को कोरोना अगर हो गया हो तो अस्पृश्यता का सवाल यहाँ फिर खड़ा हो जाता है, और वहां भी जाति भेद आ जाता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि तब जो है
कि मजदूरों के आंदोलन को, मजदूरों के समस्याओं को केवल एक जो पहले की जो परिपाटी थी, हम एक वामपंथ के नजरिए से हम देखते थे, अब हमें लगता है कि अब कुछ नए ढंग से भी देखने की जरूरत है। और वो जो नए दृष्टि से देखने का मतलब है कि बाबा साहब अंबेडकर के नजरिए से भी देखा जाए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ये एक एब्सेंट रहा, इसकी अनुपस्थिति रही कि लोग जब भी मजदूर दिवस आता था तो लोग मजदूर की जब बात होती थी तो उसमें एक खास जो फ्रेम होता था हमारा सोचने का, वामपंथ नजरिए से ही हम सोचते थे। हाँ, और हम इस नजरिए को कि बाबा साहब अंबेडकर का क्या नजरिया था वो कहीं ना कहीं लोगों ने नजरअंदाज किया है, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 1-1.5 वर्षों से जहां भी आंदोलन हुए हैं, जहां भी हड़ताल, धरना, या आप अभी पिछले दिनों क्या कहते हैं, नागरिकता संबंधी जो सवाल लेकर दिल्ली में या हमारे देश में कई समय तक, लंबे समय तक लोगों ने आंदोलन किया, या अभी किसानों का जो एक बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें सर्वाधिक सबसे जो याद किए जा रहे हैं, मजदूरों का सवाल हो चाहे किसान का हो, लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा जो बैनर दिखाई दे रहे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की जो है बैनर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीर केवल उनको महिमा मंडित करने का ही बात करने के लिए नहीं रखा रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपनी लड़ाई को अंबेडकर साहब से जोड़ रहे हैं और उनमें लग रहा है कि अब ये रास्ता है हमारा, यहीं से कोई रास्ता निकलेगा, संभावना कहीं ना कहीं अब लोगों ने महसूस किया है, जो पहले जानबूझकर आप इतिहासकारों ने या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने नजरअंदाज किया है। इतिहास में तो जैसा कि कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो है इस योगदान को बहुत ही कम प्राथमिकता दी गई है, लिखा ही नहीं गया उनके इस बारे में, लोगों के ज्यादा यही लोगों की जानकारी में रही कि ये संविधान निर्माता है, और मूर्तियों में भी एक संविधान हाथ में थमाए हुए जो है वो ज्यादा इंगित किया गया है हमारे, और वही रूप हमारे सामने लाया गया है। लेकिन इसके साथ ही या आरक्षण, ये अभी आप देखेंगे कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो प्रोपेगेंडा के तहत ये बताने की भी कोशिश करते हैं, दुष्प्रचार, कि ये आरक्षण उन्होंने लाया था और उसके द्वारा हमारे देश में जो ये अव्यवस्था फैली है इसलिए वो दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आरक्षण संविधान के साथ साथ उनकी मजदूर किसान संबंधी नीतियों में कितना योगदान है उसको देखने की जरूरत है। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनाई थी, उसके बनाने के पीछे उनका उद्देश्य था, लोग अक्सर जो कहते हैं कि उनका भारत की आजादी या भारत के और सामाजिक में तो जोड़ते हैं, लेकिन और लड़ाइयों को वो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब बाहर रहे पढ़ाई के दौरान, और दौरान पे उनकी नजर भारत में जो मजदूर आंदोलन या किसान आंदोलन जो हो रहे थे उन पे उनकी स्पष्ट नजर थी, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो शिकागो की लड़ाई से, शिकागो में मजदूरों की जो लड़ाई थी वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया, जहां पहले अभी आप देखिए कॉर्पोरेट में लोग आज एक जो काम करने वाले लोग हैं वो वहां पर 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं लोग जो है, और वही स्थिति जो है 1886 के पहले अगर देखें, 66 से वो परंपरा है, 16 घंटा कहीं कहीं काम किए जा रहे हैं, कहीं कहीं 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा तक इस तरह के हमारे सामने रिकॉर्ड हैं। और मजदूरों की जो इतने लंबे समय तक काम करने के बाद जिन समस्याओं से गुजरना पड़ता था कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने नए कानून लाई है उसमें दोबारा 12 घंटे करने का प्रावधान। हाँ, अभी इन्होंने बढ़ाया है, जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि 12 घंटे, उसको 12 घंटे कार्य उसको कर दिया गया है,
और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल एक कॉरपोरेट के निर्देश पे ही किया गया है, क्योंकि जहां पहले 8 घंटे लड़ाई के लिए 66 में 1866 में शिकागो में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, उसमें 4 नेताओं को जो उन्होंने फांसी पर लौटा दिए, उन्होंने फांसी पर दे दिया उनको जो है, उस बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए उस वक्त की जो पूंजीवादी सरकार थी, उस पूंजीवादी सरकार ने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। अब देखिए कि उस शहादत को जो है, उस शहादत को इतने वर्षों के बाद फिर से उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 12-12 घंटा जब काम करेंगे तो वो कब, उसकी क्षमता क्या रहेगी? तो मुझे लगता है कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था कि किसानों मजदूरों के एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी मान्यता अनुसार इस देश में कामगारों को 2 शत्रुओं का मुकाबला करना होगा। वे 2 शत्रु हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ये देखिए, क्योंकि हमारे वामपंथ से जुड़े हुए जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और आंदोलन करने वाले, ये पूरी लड़ाई को एक अमीर और गरीब में तौलने की कोशिश करते हैं और वो उसी में बांटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर देखिए, अगर अभी भी वर्तमान में जो कॉरपोरेट, जिस तरह से पूंजीपति और कॉरपोरेट का एक गठजोड़ हो गया है, उस गठजोड़ में जो चेहरा हमारे सामने अदानी अंबानी का जो आ रहा है, वो चेहरा केवल पूंजीपति तक स्थिर नहीं है। इसके पीछे आप देखेंगे कि वही ब्राह्मणवादी चेहरा भी है। तो इसलिए आप सोचें कि केवल हम पूंजीवाद को खत्म कर लेंगे तो हमारे देश में किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि किसानों के अंदर एक ब्राह्मणवाद के अनुसार जो उच्च नीच का जो भेद है, जो मजदूर शहरों में काम करता है एक साथ, जब वो लौटता है, वो वापस अपने घरों में आता है, अपने गांव में आता है, तो वहां वो अपनी जातीय वर्ण को साथ लिए होता है। तो जब तक जो है हम इन दोनों स्तर पर हमारी लड़ाई नहीं होगी, चाहे पूंजीवाद हो चाहे ब्राह्मणवाद हो, उच्च नीच जाति का भेदभाव हो, इसलिए अम्बेडकर साहब ने इन दोनों को शत्रु कहा। ये अपने भाषण में उन्होंने रेखांकित किया था। और उन्होंने केवल जो वेजेस को लेकर जो बहुत डिफरेंसेस थे, उन्होंने ही 8 घंटा हमारे देश में, जैसा कि माजी जी ने बताया कि 8 घंटे का जब वो श्रम मंत्री बन गए थे, तो उन्होंने 43 के आसपास उन्होंने 2 मीटिंग हुई और उन्होंने 8 घंटे कार्य के लिए उन्होंने उसको पास करवाया बिल जो है। अब हमारे देश में अब देखिए पूरा उसको उल्टा जा रहा है। भाई आप उसे 8 को 12 घंटा करेंगे, अब 12 घंटा करने के बाद होगा क्या? वो कह रहे हैं कि बीच बीच में हम उनको रेस्ट करने के लिए समय देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। वो क्या कहते हैं, उनपे वही दबाव रहेगा ज्यादा से ज्यादा श्रम करने का। अब ऑफिस में भी देखिए जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका भी 8 घंटा का ही है, 10 से लेकर 5 बीच में उनके लंच का टाइम होता है। लेकिन ये जो पीरियड है, काम का पीरियड है, आप देखें दूसरी तरफ इस तरह से भी कहा गया है कि नहीं, ऑफिस में काम करने वाले 8 घंटे भले लिखा गया है, लेकिन उनके कार्य करने की कोई सीमा नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम उनसे ज्यादा वर्क भी ले सकते हैं। और उसका आज ये दृश्य हमारे सामने है कि ऑफिसों में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा तबका, वो अगर वो 9 बजे 10 बजे जाता है तो रात को लौटने में उसको रात को 9-10 बजे बच जाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में कब अपना परिवार को समय देगा? अपने परिवार में कोई बीमार हो गया तो उसको चिकित्सा या शिक्षा भी तो देना है अपने परिवार को, लोगों को एक जो है एक माहौल देना है, पारिवारिक संबंधों को सुधारने की बात है। तो इस कॉरपोरेट ने साम्राज्यवादी ताकत और पूंजीवाद के साथ गठबंधन करके हमारे देश में एक नए तरह का तंत्र लाने की कोशिश कर रहा है, जिसपे बार बार अम्बेडकर साहब हमला उन्होंने पहचान लिया था, तब भी उसको जो है वो आज हमारे सामने 12 घंटा के रूप में आ गया है। और इसके क्या कहते हैं, पहले तो ये भी था कि आप ज्यादा कार्य करेंगे किसी फैक्ट्री में तो उसके लिए क्या ओवर टाइम की भी व्यवस्था थी।
लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब तो व्यवस्था ये है कि आप अगर आपको कार भी करवाएंगे और ओवरटाइम भी नहीं देंगे, और आपको हमेशा नौकरी से छटनी करने के डर से आपको हमेशा बांधे रहेंगे और आपको अनिश्चितता में रहेंगे। तो ये जो दौर है, मुझे ऐसा दौर लगता है कि बाबा साहब की जो भूमिका है उसको ज्यादा से ज्यादा लाने की जरूरत है। उन्होंने हिंदू कोड बिल केवल क्या कहते हैं स्त्रियों के लिए नहीं था, उन्होंने कई स्त्रियों से संबंधित उन्होंने कई दूसरे लोगों के लिए भी जो है अधिकार दिलाए कि स्त्रियां जब मातृत्व में रहेंगी तो उनको कितना वक्त दिया जाएगा अपने बच्चों के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए। तो इसलिए हिंदू कोड बिल भी अगर हम कहें तो एक बहुत बड़े आधी आबादी का, इन्होंने हमारे देश की आधी आबादी का, दुनिया की आधी आबादी के लिए ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान भी था। तो राजेश जी, एक्चुअली मांझी साहब को जानना है तो उनसे थोड़े कमेंट और ले लेते हैं। हाँ तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने बताया, इसी बात को मैं दोबारा मांझी साहब के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मांझी साहब को एक और वेबिनार में भी जाना है। तो मांझी साहब, जैसा कि अभी राजेश जी ने ये अपने बात में ये इस बात का उल्लेख किया कि बाबा साहब दो जो यहाँ का जो मजदूर वर्ग है या जो शोषित वर्ग है, जिसको कि हम बहुजन समाज कहते हैं, जो जाति में स्तर पीड़ित है, दलित वंचित समाज है, इसके दो दुश्मन उन्होंने माने, एक पूंजीवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद। और बाबा साहब खुद एक मजदूर लीडर के रूप में ही उन्होंने काम शुरू किया और अच्छा काम था। और वो उन्होंने कहा भी था मजदूरों, क्योंकि अधिकांश मजदूर थे वो या तो एससी थे या ओबीसी थे। आज की भाषा में जो एससी ओबीसी कहलाते हैं या शूद्र और अस्पृश्य समाज के थे। लेकिन वो उनको ये भी मालूम था कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सभा में श्रमिकों को ये कहा भी था कि इतना ही काफी नहीं कि तुम अच्छे वेतन और नौकरी के लिए, इतना ही काफी नहीं कि तुम अच्छे वेतन और नौकरी के लिए अच्छी सुविधाओं और बोनस प्राप्त करने तक ही अपने संघर्ष को सीमित रखो, तुम्हें सत्ता छीन लेने के लिए भी संघर्ष करना होगा। और इस सत्ता को छीन लेने के लिए उन्होंने जो सोशलिस्ट है और कम्युनिस्ट दल है उनका भी सहयोग किया, उनसे सहयोग लिया भी। लेकिन उनको बहुत जल्दी उनको ये ये समझ में आया कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो पूंजीवाद से लड़ने को तो तैयार है, लेकिन ब्राह्मणवाद से लड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने इस पे उन्होंने कहा भी कि जब तक हम मेहनत कशों का जो मुकाबला जो है, उनके दुश्मन जो है दो है, वो है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और कम्युनिस्ट जो सिर्फ पूंजीवाद से लड़ना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद से नहीं लड़ना चाहते हैं। जब तक इन दोनों से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी लड़ाई अधूरी है। इसीलिए उन्होंने बाद में उन्होंने ये भी देखा कि जो मजदूर वर्ग भी है, तो मजदूर वर्ग में भी जो है उन्होंने देखा कि उनके लिए मजदूर वर्ग के मजदूरों के आधार पर भी काम करो, तब भी मजदूर वर्ग मजदूर होते हुए भी जाति में बटा हुआ है। वो पहले अपने को ये सोचता है कि मैं किस जाति का हूँ, मैं अगर ओबीसी है, बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति का है, शूद्र समाज का है, तो मैं अहीर हूँ या गड़ेरिया हूँ, और या मैं अगर वो उनका नेता है, जो भी है मजदूरों का नेता है, या मजदूर भी काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी, तो अपनी जात को देखता है, उसके बाद मजदूरी देखता है। और तो इसलिए मजदूर होना उसके लिए दूसरे स्तर पर आता है। पहले स्तर पर उसकी सोच अपनी जात को लेकर बनती है कि मैं किस जाति का हूं। तो मजदूर भी जात के आधार पर बटा हुआ है। इसलिए जब तक जाति व्यवस्था से नहीं लड़ेंगे, मतलब कि ब्राह्मणवाद से नहीं लड़ेंगे, जो जिस जाति व्यवस्था का जनक सोच है, तब तक हम मजदूरों का भला नहीं कर सकते। और अब देखें तो आज भी, इतने साल बाद, आज भी जो वामपंथी आंदोलन है, क्योंकि मांझी साहब खुद ही वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो जो वामपंथी आंदोलन का जो जिनके हाथों में है वामपंथी आंदोलन, जो सवर्ण समाज है, उनके अधिकांश नेता आज भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे कि एक सुभाष चक्रवर्ती है वामपंथी नेता, वो कहते हैं कि मैं पहले ब्राह्मण हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ, और फिर और तीसरे नंबर पर जब आता है तब मैं वामपंथी हूँ। तो देखिए, वामपंथ भी उनकी विचारधारा तीसरे नंबर पे आती है, पहले ब्राह्मण हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ, फिर वामपंथी हूँ। तो इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि मांझी साहब अपने कुछ विचार रखें, और साथ में जो अभी वर्तमान नीतियां, जो लेबर कानून बने हैं,
जैसा कि जिक्र भी हुआ है कि वो 12 घंटे का, तो और भी क्या क्या है उनके बारे में भी पता है। अखिलेश साहब, राजेश जी, मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है तो अभी बोल रहा हूँ। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, इसको लिए तो चर्चा बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा जो कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी बहुत आदमी बहुत मेहनत किया, कोशिश किया। एक्चुअली उसी समय जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद उसको एक कंप्लीट एक उसका एक ब्लूप्रिंट लेके जो काम करना शुरू किया है इंडिया में, उसको सोचता जो एक इकोनॉमिक मूवमेंट के साथ साथ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ साथ सारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगा, इसका एक कॉन्सेप्चुअली उसको धारणा था। मैं लास्ट एक वेबिनार में हमारा डिस्कशन में बताया था, वो इसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म, जो कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल में भी एक कैपिटल है जिसको बोलते हैं कल्चरल कैपिटल। हमारी देश में जो समाज में कम से कम 3000 साल से, उसके बाद भी सारी जो राज आए हैं, जो मुगल आए हैं, ब्रिटिश आए, सब भी आए हैं, जो कल्चरल कैपिटल होता है, जो देश की जाति विभाजन के साथ जो कल्चरल कैपिटल को एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमारी समाज में सोकॉल्ड जो हायरार्की, जिसको हम लोग अपर कास्ट बोलते हैं, रूलिंग कास्ट बोलते हैं, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाने के लिए देखिए दो तो है। वामपंथी मूवमेंट में मेनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है मेजर ग्रुप, और कुछ लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट किया नहीं। तब भी मेजर लोग ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो एक्सेप्ट किया है, उसको पहले सोच था जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मजदूर वर्ग का तो रिप्रेजेंटेशन आए हैं, बट वो मजदूर वर्ग का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक कास्ट का सवाल आ गया। जिसको कल्चरल एक्यूमुलेशन था, कैपिटल एक्यूमुलेशन, वही वर्ग का आदमी जो लेबर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, मजदूर के मूवमेंट के जुड़े हुए हैं, ये उसके साथ एक कंट्राडिक्शन था। मैं तो ऐसा ही बताऊँ, दैट इज द फेल्योर दे हैव। वो फेल्योर कैसे है, भारत के समाज को किसी दृष्टिकोण से विचार करेंगे, भारत का फ्यूडलिज्म को किसी दृष्टिकोण से विचार करेंगे, इसका एक बड़ा सवाल था। ये विचार जो एनालिसिस किया था बाबा साहेब, उसका रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उसके बाद भी बाबा साहेब का जो किताब है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, इसके बारे में इसको भी ध्यान दिया नहीं। एक्चुअली ध्यान देने के कारण भी एक है, ये अपर कास्ट मेंटालिटी है इसके साथ। कारण उसको दिमाग में था जो कल्चरल एक्यूमुलेशन, जो कैपिटल मेरा साथ है, हम लोग ज्यादा सोचते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में, अभी तक भी प्रॉब्लम है। मैं एक बार एक मीटिंग में बताया था, अभी इसलिए बहुत किताब भी निकाला था, तो कास्ट इन माइंड हमारी समाज में जो लोग लीडरशिप है, जो मजदूर वर्ग का लीडरशिप करते हैं, जो आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसलिए फेल्यूर हो गया, कारण क्या है, हर टाइम उसके दिमाग में है कास्ट इन माइंड, अर्थात मैं अपर कास्ट से आए हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है समाज के बारे में, कारण मैं पढ़े लिखे घर से आए हैं। वो सोचता है मजदूर वर्ग जो जिस घर से आ रहा है, उसको तो कोई एकेडमिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये सोचा नहीं है जो कल्चर में, सोसाइटी में केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन होता नहीं, एक मजदूर का भी जो एजुकेशन है, जो लोग ट्राइबल्स भी जो उसका एजुकेशन है, वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को ध्यान दिया नहीं। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। एक कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ने के लिए तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमको इसको आगे बढ़ाना है। जैसे राजेश जी भी बताया, जो एक कंसेप्चुअलिटी भी एक का प्रॉब्लम है उसका। आप जो बताया जो सुभाष चक्रवर्ती बारे में, मैं देख रहा हूँ, अभी अभी दिख रहा हूँ जैसे मेरा एक किताब में वो पब्लिश अभी ज्यादा हुआ नहीं, जो कैसे एक सोशल फैसिज्म का डेवलपमेंट हुआ। सोशल फैसिज्म का डेवलपमेंट के कारण ही तो मूल है जो कास्टिज्म, अर्थात
सुभाष चक्रवर्ती का जो मेंटालिटी है उसी लोग को आदमी को मेंटालिटी। इसी कारण से ही बंगाल में जो लेफ्ट फ्रंट का रेजिम में सोशल फैसिज्म डेवलप हो गया। सोशल फैसिज्म का स्ट्रक्चर होता है कास्ट। इतना दिन 34 इयर्स गवर्नमेंट में रहने के बावजूद भी वो पंचायत लेवल पे भी कास्टिज्म इंट्रोड्यूस है। उसको पार्टी स्ट्रक्चर में भी है। स्टेट पार्टी का जो लीडर होगा वो सवर्ण होगा। इवन मैं खुद इसी बार में कोलकाता में गया था, एक मीटिंग में गया था, वेरी इंटरेस्टिंग। वो शेड्यूल सीट है। शेड्यूल सीट में अभी तक जो पार्टी का जो लोकल कमिटी का जो सेक्रेटरी है वो ब्राह्मण है। उसको दिमाग में अभी तक ऐसा सोचे है। तो मैं इसमें एक लिखा था छोटा छोटा, तो देखिए अभी फैसिज्म के खिलाफ कौन लड़ेंगे। मैं ज्यादा बात करेंगे तो इट इज द ऑन द टेक्स्ट, ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कारण क्या है, जो फैसिज्म का आज तो किसी को आज नेशनल लीडर भी बन जाएगा कल से। देखिए वो लुम्पेन प्रोलेटारिएट जो होता है और जो एनार्किस्ट होता है, दे हैव नो करेज टू रेजिस्ट द फैसिज्म, एक बात है। फिर सोशल फैसिस्ट का भी फैसिज्म को रेजिस्ट करने के करेज नहीं। एक कंट्राडिक्शन में हम लोग खड़ा हो गया। एक कंट्राडिक्शन को सोचना चाहिए। मैं खुद लिखा था मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी को मैं 2 शब्द में लिखा था, जो lumpen anarchists, they cannot resist the fascism. Ultimately, they will merge with the fascists. Even CPM like social fascists, they will remain the social fascist in this situation. मैं खुल के बोल रहा हूँ। कारण ये वायरस सबके साथ है। सुभाष चक्रवर्ती ये जो कास्ट इन माइंड, एक कास्ट है, तो इसको तोड़ने के लिए तो हम लोग को आगे बढ़ना है। और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अपर कास्ट के अंदर भी बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है। उसको भी सोच है, उसको हो सकता है स्पेस मिल रहा नहीं काम करने का। इस ज्यादा कंट्राडिक्शन को निपट के हम लोग को आगे, मैं जो अंबेडकर बाबा साहब का जो थॉट है, ये आज के कंटेक्स्ट में इतना जरूरी है। उसी समय फैसिज्म के बारे में बात किया था। 1943-45 में फैसिज्म के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी भी इतना बात किया नहीं इंडिया में, जो होना चाहिए था वो भी किया था। उसको आगे कैसे हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। आज जो नया दौर आ गया ग्लोबलाइजेशन के बारे में, अभी 44 जो कोड, जो कानून था पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो लॉज था, उसको 4 कोड में सीमिट कर दिया। एक कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन वेजेस 2019 में इसको पास हुआ था, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 29 सितंबर पार्लियामेंट में पास हुआ। 1 अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑलरेडी एक रूल्स फॉर्मेट कर लिया। इसके कारण क्या है, जो कॉर्पोरेट पूंजी का जो लुंठन करने के लिए भारत में हायर एंड फायर पॉलिसी, मजदूर क्या है, मजदूर को हायर करो, अभी चाहते उसको भगा दो, उसी पर में कॉम्पेंसेशन भी नहीं है। इसका जो मेजर प्रॉब्लम है, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, ओवर टाइम पेमेंट, ESI, EDLI, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मजदूर का क्या है, श्रम है, उसको श्रम को निचोड़ लो, श्रम निचोड़ हो जाए, उसको भगा दो, उसको मार दो। ये भयंकर तरीके सारा दुनिया में हो रहा है। और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और कुछ नहीं है। फॉरेन कैपिटल आएगा, हमारा देश में सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर से मजदूरी को निचोड़ के बाद ये प्रोडक्शन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। और लोग को बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या है? इंडिया में बहुत स्किल लेबर है, मेहनत करने वाली लेबर है। जो लेबर को अमेरिका में देना चाहिए मान लीजिए $200, इंडिया में $2 में हो जाएगा। इसका इंडिया में काम करने का $2 में हो जाएगा, जहां यूरोप में उसको लगता है $20, $200। ये जो ग्लोबलाइजेशन करके हमारे देश के मजदूर को खत्म करने वाला है, इसको हमको रजिस्ट करना है। इसको रजिस्ट करने के लिए एक क्रांतिकारी जो दिशा है, वो क्रांतिकारी दिशा बाबा साहेब के पास मिला है। कारण बाबा साहेब भी मार्क्सिज्म को ज्यादा से पढ़े,
बहुत आदमी बोलते बाबा साहेब मार्क्सिस्ट नहीं है। अरे मैं तो बोलते हैं बाबा साहेब तो मार्क्सिस्ट है ही, कॉन्सेप्चुअली तो मार्क्सिस्ट है। मजदूर के भी जो बात करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली तो मार्क्सिस्ट है। इसको आगे मैं सोच रहा हूँ जो हम लोग का जो आगे बढ़ने, देखिए देश को रेस्क्यू करेंगे, हम लोग ही रेस्क्यू करना है। देश का जो मजदूर, देश का जो पिछड़ा, देश का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यही देश को बचाएंगे। कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया देश में, एक साइड में बहुजन और एक साइड में सर जो जिसको बोलते हैं रूलिंग कास्ट। ये लड़ाई हम लोग देख रहे हैं देश में। रूलिंग कास्ट, रूलिंग क्लास पार्लियामेंट को यूज करके सारी कानून को बर्बाद किया है, मजदूर को बर्बाद किया है। हमको लड़ना ही है, हमको बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बचेगा नहीं कोई। आज मेरा एक दोस्त के साथ बात हुआ था घंटा लंबा, जो देखिए अभी मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। हम लोग जो सोच रहे हैं मैं मिडिल क्लास होके बच जाऊंगा, होगा नहीं। अब कोरोना के बाद देखेंगे क्या होगा, मिडिल क्लास का हाल हो गया। इसी से कैसे बचेंगे? हमारा पास तो एक ही दर्शन है, अंबेडकर मार्क्स का दर्शन है। इसको कंबाइन करके हमको बोलना है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। किसी कारण से जो नया कानून, इसको बोलते लेबर कोड 2022 का जो लेबर कोड आ गया, और क्या है जो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन था, तो 100 का एम्प्लॉय का, वर्कमैन के अबव जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन था वो खत्म कर दिया। 14 स्टेट ऑलरेडी बोल दिया जो अबव 300 वर्कमैन का इंडस्ट्री का डेफिनेशन होगा। जो छोटे छोटे जो 10 जो मजदूर काम करते, 20 मजदूर, 100 मजदूर काम करते हैं, उसका तो कोई राइट नहीं है, उसका कोई राइट बचे हुए नहीं है अभी तक। इसको भी ध्यान दे रहा नहीं हम लोग। केवल ये जो कोड के बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं, उसी में कोई सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात किया है। वो सोशल सिक्योरिटी किसके लिए? जो फैक्ट्री में 300 का अबाव आदमी काम कर रहे हैं। हमारा देश में छोटे छोटे उद्योग है, और अभी जो जो आ रहा है देश में, वो छोटे छोटे उद्योग से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करेंगे वो लोग। गारमेंट इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्रीज, बहुत इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, जैसे इसका काम कराने की स्किल लेवल लेके काम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करके बाहर में बेचना है, उसको लेके जाना है। इसको सोचना है। ये बहुत हमारे सामने इतना संकट है। मैं तो ये आज बहुत धन्यवाद, कम से कम काठिया साहब इस सब्जेक्ट को चॉइस किया। इस सब्जेक्ट को राजेश जी का बहुत धन्यवाद। इसी कारण से एक नया दिशा जनता के सामने लेके जाना है। देखिए आप लोग स्टार्ट किया है, देखिए जो लोग शुरू करेंगे, कोई ना कोई तो शुरू करना है ना। ये चीज को आगे बढ़ना है, दर्शन को आगे बढ़ना है। ये दर्शन हमारा पास पड़े हुए हैं, 80 साल हो गया, 80 साल गुजर गया, ये दर्शन मेरा साथ है, तो क्यों हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे? यही हमारा बात है। यही आज मई दिवस का यही हम लोग को चाहते हैं। मई दिवस में हमारा जो फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्हाट एवर इट मार्क्सिज्म, उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को, दर्शन को इंडियन सोसाइटी में मिक्स करके क्रांति करना है, बचना है। थैंक यू टू ऑल। हमारा अलग एक मीटिंग है, मैं लीव छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद माई साहब। सॉरी सर। तो राजेश जी, हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माजी साहब को किसी और वेबिनार में जाना था, इसलिए उन्होंने पहले मुझे बता दिया था कि 4 बजे वो चले जाएंगे। तो राजेश जी, जैसे कि अभी जो माजी साहब से जो बोल रहे थे उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं जो आपने अपने पिछले जब आप बोल रहे थे, तो उस राउंड में जो आपने महिलाओं के बारे में बात करी थी कि जो बाबा साहब ने महिला के अधिकारों पर का इस्तीफा भी दे दिया था कानून मंत्री से। तो महिलाओं के लिए बाबा साहब की एक और भी था जो बहुत, कि जब वो वाइसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे, और गहरी खदानों में जैसे पुरुष मजदूर जाते थे, वैसे ही महिला मजदूरों को भी जाना पड़ता था। अब पुरुष जो गहरी खदानों में जाके जहां ऑक्सीजन की कमी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो जाहिर है कि महिला को ज्यादा परेशानी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भागने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। पुरुष जल्दी दौड़ लेगा, वो तो साड़ी पहनती, उनको दौड़ने में भी परेशानी होगी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि गहरी खदानों में महिलाओं को जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप ये सोचिए कि वायसराय, मतलब अंग्रेजों ने उसका विरोध किया,
उनके अंग्रेजों का मतलब वायसराय इसमें इससे सहमत नहीं था। बोला नहीं नहीं, पुरुष और महिलाएं सब एक सी हैं, जब पुरुष अगर गहरी खदान में जा सकते तो महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जैसे कि उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफे दिया, तो उन्होंने उस समय भी वो भिड़ गए और वो अडिग रहे। उन्होंने वायसराय की मत का जो अवहेलना करते हुए उन्होंने महिला मजदूरों के गहरी खदानों के में जाने पर रोक लगा दी। ये बात दूसरी है कि वायसराय भी उनके सामने लास्ट में उसको भी झुकना पड़ा, और उनके वो ऐसा नहीं हुआ कि उस काम की वजह से वो कहे नहीं तो हमारा कानून चलेगा, तुम इस्तीफा दे दो। तो इस तरीके का था बाबा साहब की सोच कि वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। ना तो उन्होंने नेहरू के साथ समझौता किया, ना वायसराय के साथ समझौता किया। ऐसे ही लेकिन हम देखते हैं कि वही जो बात है कि मजदूर वर्ग जो है आज जो है, चाहे महिला मजदूर हो या पुरुष हो या आम महिला हो, कोई भी बाबा साहब को याद नहीं करता, जबकि ये सारा वर्ग उनके प्रति ऋणी है। और आप सोचिए उस समय जो गांधी थे, गांधी की सोच जो है, गांधी जी की सोच एकदम अलग थी। वो जो हड़ताल का मामला है, हड़ताल जहाँ की बाबा साहब अम्बेडकर उसको मौलिक अधिकार के रूप में मानते हैं कि सर हमको अपने अधिकार के लिए हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। बाबा गांधी जी हड़ताल को अनैतिक मानते थे। और इसी प्रकार से जहां दूसरा एक और कंट्राडिक्शन था, दोनों में विरोधाभास था, जो सफाई मजदूरों को लेकर। बाबा साहब सफाई मजदूरों के लिए जो वाल्मीकि समाज उसको संगठित करके इस गंदे पेशे से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन गांधी जी को पेशा कोई खराब नहीं लगता था। वो कहते थे कि नहीं, कोई पेशे में कोई खराबी नहीं होती है, आप बस वो भेदभाव के विरोध करते थे। और ये चूंकि और ये साबित करने के लिए कि वो किसी पेशे को गंदा नहीं मानते, गलत नहीं मानते, वो खुद भी उन्होंने वाल्मीकि मस्ती में जाके वो काम किया। और वही आप देख लीजिए आज जो है मोदी जी है, उन्होंने भी एक जगह कहा है कि इस सफाई पेशे वाले काम में को उन्होंने कहा है कि जो सफाई पेशे में लगे हैं, अगर जरा सोचिए, जब वो अंदर मन से वो सोचेंगे तो उन्हें आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी गंदे काम में भी। तो इन बातों पर थोड़ा आपसे मैं चाहूंगा प्रकाश डालें और साथ में जो और भी जो आप जो वर्तमान जो कानून बन रहे हैं उनके ऊपर भी अगर आप कहना चाहते हैं तो वो कहें। उसके बाद में फिर एक और सवाल है, उस पर फिर मैं आऊंगा आपसे। बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल उठाया है। और जब ये अम्बेडकर साहब गए थे धनबाद, वही की आप ये बता रहे हैं कि झारखंड में गए थे, अब जो झारखंड में है, और खदान को लेकर जो है, तो इस घटना से देखिए उनका वो पक्ष निकल कर आता है जिसको अभी बहुत बड़ा वर्ग जो है, स्त्री वर्ग, कभी भी उनको विशेषकर जो है आपको जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अपर कास्ट की महिलाएं हैं, वो कभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रही हैं कि उन्होंने हमारे लिए उनके अधिकारों के लिए कितनी लंबी लड़ाई अम्बेडकर साहब ने लड़ी है। अक्सर वो लोग इस चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं। अम्बेडकर साहब ने जहां जहां स्त्री का सवाल हुआ, उन्होंने मुकम्मल ढंग से लड़ाई लड़ी है। चाहे वो धनबाद का सवाल हो, चाहे आप बाद में तो आजादी के बाद तो उन्होंने पूरे 4 वर्ष तो हिंदू कोड बिल में उन्होंने अपने झोंक दिया था अपने आप को, जो उनको रहते पास नहीं किया गया, वो सब तो हम देखते हैं। जो आपने सफाई को लेकर बात की है, देखिए अभी मोदी भी कह रहे हैं कि ये जैसे अंतरात्मा से सुख मिलेगा, ये वो कहते हैं। हाँ, आत्म सुख, सफाई का काम। वो गांधी भी इस तरह का उदाहरण देते हैं। गांधी भी इस तरह का उदाहरण देकर कहते थे कि चूंकि मूल में ये है कि उनका ये मानना था, अब दोनों में अंतर भी था, अम्बेडकर और गांधी में। गांधी का ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था का वजूद रहना चाहिए, है ना, और जो ये ईश्वरीय है, ईश्वर ने बनाया है वर्ण व्यवस्था, तो
तो वर्ण व्यवस्था जो अगर 4 वर्ण अगर है तो 4 वर्ण के अनुसार अगर शूद्र को काम करना, सफाई करना करने का उसके जिम्मे है तो उसे करना चाहिए और उसको उसी तन्मयता से करनी चाहिए। बल्कि वो तो कहते हैं कि हमारे आश्रम में एक ब्राह्मण लड़का खुद सफाई करता है और वो उदाहरण पेश करना चाहता है कि कितनी तन्मयता से मैं सफाई कर रहा हूँ। तो किसी ने सवाल भी उठाया था कि वो अगर उसे जिंदगी भर करना होता या उसका पेशा होता या उसको करने से जिस तरह सामाजिक प्रतिष्ठा पर उसको आंच पहुंचती तो शायद करता भी नहीं। तो ये चाहते हैं कि कुछ कार्य जो हमारे समाज के लोग हैं वो समाज को उसको काम करने से एक सामाजिक प्रतिष्ठा जाती है। क्योंकि आज भी अगर नाले की सफाई करना हो और अगर गांव में कोई जानवर या शहर में कोई जानवर मर जाए तो उस जानवर को उठाने का जो कार्य हो वो कार्य करना सामाजिक नजर में कोई अच्छा कार्य नहीं माना जाता है। इसलिए वो कार्य होता क्या है कि ये लोग एक जाति के नाम से मुकम्मल कर देते हैं। अभी भी जैसा मेरी जानकारी में है कि नगर निगम में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं मरे हुए जानवरों को जो एक सड़क पर मर जाते हैं उनको उठाने का कार्य वो अक्सर जो है दलित समाज के अति क्षुद्र लोगों के जिम्मे ही रहता है। आप कभी भी देखिएगा कि वो मरे हुए जानवरों को उठाकर ले जाने का कार्य नगर निगम ने जो जिसको टेंडर दिया है उसको उठाने वाले का कार्य कभी कोई उच्च जाति का करता है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से उसको अच्छा नहीं माना जाता, निम्न देखा जाता है। इसलिए इस परिपाटी को, इस परंपरा को, जो वर्णवादी परंपरा हो उस परंपरा को चाहते हैं कि ये टूटे नहीं, इसका चेन टूटे नहीं, ये बरकरार रहे। इसलिए गांधी या तिलक या हमारे वर्तमान जो नेता हैं सारे लोग वो उसको प्रतिष्ठित करते रहते हैं। प्रतिष्ठित मतलब ये करेंगे कि कभी कभी खुद झाड़ू लेकर और सफाई करने लग जाते हैं। आप देखिएगा इस तरह के पिछले दिनों सफाई अभियान में इस तरह के दृश्य बहुत देखने के मिले। बहुत साफ सुथरी सड़क है और उस पे क्या कहते हैं हमारी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सफाई की, मोदी ने भी किया, तमाम लोगों को ये प्रोपेगेंडा के तहत। लेकिन आप उनकी स्थितियों को भी जानिए जो क्या कहते हैं गहरे नाले में उतरते हैं और जिस नाले में तरह तरह की विषैली गैसें वहां भरी रहती हैं पहले से, और वो उघारे बदन जाते हैं नीचे। अब आप सोचिए साइंटिफिक ढंग से कि उघारे बदन अगर वो नीचे जाता है तो उसके पानी या गैसेज या उसके अंदर केमिकल्स बहुत सारे जो पानी में मिले होते हैं उसका स्किन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ उसका प्रभाव ये होता है कि अधिकतर जो इसमें काम पेशे से करने वाले लोग हैं उनको कई तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं, या फिर बहुत सारे लोग आए दिन उसके अंदर उतरने से गैस जो है उसके कारण मरते हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि वो लोग चाहते हैं कि एक तरफ प्रगतिशीलता भी कहते रहें और दूसरी तरफ यथावत बनी भी रहे। इसीलिए वो लोग ऐसे कामों को महात्मा गांधी से लेकर आज तक भी जो है जो मोदी जैसे लोग हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये काम एक आत्मिक सुख मिलेगा, आपको बड़ा मन से शांति मिलेगी। अगर इतनी शांति अगर मिलती है तो हम तो कहेंगे कि जो है क्या कहते हैं जो कहने वाले लोग हैं उनकी जो जातियां हैं एक बार एक्सचेंज कर ले और वो आकर नीचे आकर सफाई तो करें और मंदिरों में इनको जाने दे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि मजदूर भी जो है क्या कहते हैं यथावत और यथा स्थिति के में बने रहें, इसलिए उसको तोड़े नहीं। पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट में जो हमारे सामने आ रहा है 1936 में जो अंबेडकर साहब ने, क्योंकि 1925 से जो हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है और आंदोलन तो मजदूरों का आंदोलन तो उसके और पहले से है,
मार्क्स से लेते लेनिन होते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है कम्युनिस्ट पार्टियां लंबे दौर से चला रही हैं। और आज तो एक कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कई धड़ों में बदल गई हैं और लगभग सभी धड़े यही कहती हैं कि मजदूरों की लड़ाई जो है हमें पूंजीवाद, साम्राज्यवाद से उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन कभी भी उनके जो है, आप देखिएगा 36 के पहले कभी उन्होंने हमारे समाज में जो व्याप्त जो एक ऊंच नीच जाति को लेकर था, उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं। उन्होंने एक तरह से एलर्जी थी क्या कह सकते हैं इस वर्ण व्यवस्था से और उसको चलाने वाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब किसी कोई खास जाति से नहीं है, हमारा मतलब है कि ब्राह्मणवाद जो हमारे समाज में वर्ण के नाम से, जाति के नाम से यथावत रखना चाहता है कि आपका काम ही यही है। गांधी यही तो कह रहे हैं कि आपका सेवा करना आपका धर्म है। क्या कहते हैं, ये मनुस्मृति में भी कहता है, मनुस्मृति भी कहता है, और ये आज के हमारे नेता आज भी, गांधी भी कह रहे थे और इतने वर्षों के बाद आज मोदी भी कह रहे हैं। तो इसलिए पहली बार अगर जो है इस पे हथौड़ा चलाया गया है किसी ने, तो बाबा साहब ने हथौड़ा चलाया है। और जो जिसपे बहस करने की जरूरत है, ये जो है इन्होंने दो शत्रु जो बताया, दूसरे शत्रु पर आप देखिए 1936 में हैमरिंग किया है और लंबे समय तक इस पे चुप्पी साधी रही लोगों ने। और ये अब जाकर आप देखिए 21वीं सदी के शुरुआत में अब कम्युनिस्ट पार्टी लोग भी जो है अब ये अंबेडकर को याद करने लगे हैं और अंबेडकर के बहाने उन्होंने हमारे जो समाज में जो सामाजिक संरचना है उस पर बहस करने लगे हैं। और तो जैसे कि माजी साहब ने बताया कि कई जगह वो गए, वहां पर रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, वहां पे जो है वहां का वामपंथी पार्टी का मुखिया जो है वो सवर्ण है, ब्राह्मण है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है। और वो क्यों जाति को क्यों नहीं मानते हैं जाति, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 5-6 साल पहले वामपंथी दलों ने जाति के प्रश्न की अहमियत मानी। अदरवाइज वो जाति के प्रश्न को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, तो मानते ही थे कि जाति का प्रश्न भी कोई गंभीर प्रश्न है। वो सिर्फ आर्थिक आधार पर ही लड़ाई लड़ना चाहते थे। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसको जाति के प्रश्न को गंभीर माना है। और मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो वामपंथी विचारधारा से पहले से प्रभावित थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि जो वामपंथी विचारधारा है वो केवल पूंजीवाद से लड़ना चाहती है, वो जाति के प्रश्न को कुछ भी महत्व नहीं देती है, इसलिए जाति व्यवस्था से नहीं लड़ना चाहती। जो जैसे कि उनका ब्राह्मणवाद, दो शत्रु हैं, एक पूंजीवाद एक ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद का मतलब वो जो बड़वादी व्यवस्था को जो मानते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव को मानते हैं, उस सोच का उन्होंने कहा था जब तक इस सोच के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो केवल पूंजीवाद से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि मार्क्स अगर इस देश में पैदा होते, मार्क्स ने जो है समाज के को जो है, जो गरीब समाज है उसको केवल 2 वर्गों में बांटा, मालिक और मजदूर। लेकिन अगर मार्क्स, और उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मार्क्सवाद जो है इस देश में, जबकि अच्छी विचारधारा, उन्होंने उसका समर्थन किया, सहमत भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियों में मार्क्सवाद जो है तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भारत में जो समाज है वो मालिक और मजदूर में नहीं बटा हुआ है, अमीर और गरीब में नहीं बटा हुआ है, वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। गरीब है, गरीब होना उसके लिए दुख का कारण बाद में बनता है, उससे पहले वह किस जाति में पैदा हुआ है वह उसके लिए दुख या सुख का कारण बनता है। तो अमीरी गरीबी उसके लिए बाद में आता है, और जाति किस जाति पैदा हुए ये होते हैं, ये प्रश्न उसके लिए, ये मुद्दा जो है उसके लिए पहले आता है। तो इसलिए मार्क्स अगर इस देश में पैदा हुए होते और वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़े होते, तो मुझे लगता है कि वो ये नहीं कहते कि भारत के मजदूरों एक हो जाओ, वो यही कहते कि भारत के शूद्रों एक हो जाओ। क्योंकि जब शूद्र एक होगा, तो जैसा कि उन्होंने कहा है ना, माजी साहब कह रहे थे कि जिले का मुखिया जो है वो सवर्ण समाज का है, और वो उनको हमेशा डर रहता है कि अगर जात के प्रश्न को उठाया
अमीरी गरीबी के साथ, तो फिर जो उनकी पार्टी के जो बड़े पद हैं वो भी उसी उसी आधार पे दूसरे समाज में बढ़ जाएंगे, इसलिए वो जाति के प्रश्न वो नहीं उठाते। लेकिन अगर मार्क्सवाद को और अम्बेडकरवाद को अगर मिस कर दिया जाए तो ये नारा बदलना पड़ेगा कि भारत के मजदूरों एक हो जाओ, नारा होगा कि भारत के शूद्रों एक हो जाओ। और अगर शूद्र एक होंगे तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस पर आप अपने अंतिम विचार दें। मूड अपना माइक। हाँ हाँ, मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो घोषणा पत्र लिखा वो बहुत पहले का लिखा हुआ है। तो उस वक्त जो है भारत ने केवल मार्क्स ने केवल जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल थे यूरोप में, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने एक भारत की जो तस्वीर प्रस्तुत की और उसके बारे में उन्होंने लिखा। अगर मार्क्स यहाँ आए होते और या कुछ दिनों के बाद मार्क्स अगर और जिंदा होते और तब उसकी स्थितियों को देखा होता, विश्लेषण किया होता, क्योंकि हमारे देश के जो सामाजिक स्थिति है उसका वहां पर किस रूप में उनको डॉक्यूमेंट्स मिले मार्क्स को, तो इसलिए उस आधार पर उन्होंने लिखा। अगर वो और अध्ययन यहाँ का हुआ होता, यहाँ अगर यहाँ की चीजें उनको उपलब्ध हुई होती तो शायद जैसे वो लिख रहे हैं कि हमारा इतिहास जो है वर्ग संघर्षों का इतिहास है, वो पहला लाइन घोषणा पत्र में यही है, तो शायद उसमें कुछ पंक्तियां और जोड़नी पड़ती और ये कहना पड़ता कि भारत का जो इतिहास है, विशेषकर भारत का, वो केवल वर्ग संघर्षों का नहीं, जाति और वर्ण संघर्षों का भी इतिहास है। हमारे देश में आप देखिए कि जितने भी प्रारंभिक जो लड़ाइयां हुई हैं वो कहीं न कहीं वर्ण संघर्षों का इतिहास रहा है। चाहे वो आप सूर असुर को देखें, पूरा उसमें जाति, उसमें कोई क्लास का नहीं था, बिल्कुल लड़ाई जो होती थी सूर असुर को लेकर होता था। ये जो लोग हैं शहरों में रहने वाले आर्य जो है जंगलों में जाते थे और जंगलों को आधिपत्य करने के लिए, जब वो दखल करने के लिए जंगलों को काटने की कोशिश करते थे, तो वहां रहने वाले अनारियों को ये लगता था, असुरों को लगता था, राक्षसों को लगता था, ये हमारी संस्कृति, पर्यावरण और हमारे सामाजिक व्यवस्था को के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसलिए जो संघर्ष हुए हैं, ये सारा संघर्ष जो है सूर असुर राक्षस देवताओं का जो संघर्ष है वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं इसी आधार पर है। बाली राजा तो हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण है, जो किसान समाज के थे, कृषक समाज के थे, और कृषक समाज के एक बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं राजा थे, बलि राजा, जिस राजा को से ईर्ष्यावश क्या कहते हैं वामन का वेश धारण करके विष्णु आते हैं और विष्णु आकर उनको धराशायी कर देते हैं। तो ऐसे तो कई मिथकों में हमें कहानियां आज भी देखने को मिलता है। इसलिए अभी भी वामपंथ से जुड़े हुए लोगों को ये लगता है कि नेतृत्व जो है क्या कहते हैं अपने पास रखे। एक लंबे समय तक ऐसा हुआ है। पारंपरिक जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो तो वहां तो अभी भी आप देखेंगे कि पॉलिट ब्यूरो के सारे लोग आपको अपर कास्ट को ही मिलेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि निचले तबके से अब लोग जाने शुरू कर गए हैं। अभी पिछले दिनों जो बिहार में चुनाव हुए वो बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्या खबर देखने को मुझे मिली थी कि वहां जो माले के जो कम्युनिस्ट पार्टी माले के हैं, माले में अधिकतर जो वहां के जो विधायक जो चुन के आए हैं वो निम्न और ओबीसी जाति के हैं। तो ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अब नेतृत्व जो है कहीं न कहीं उन्होंने इस चीज को समझ लिया होगा कि केवल इससे नहीं काम चलेगा, अब मुझे इनको नेतृत्व भी देना होगा। उसी का परिणाम है कि अब जो है कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के धड़े लोग अब वो अंबेडकर की खूब बात कर रहे हैं, अंबेडकर को की लाइन को लेकर चल रहे हैं।
इसलिए हमें अगर वामपंथ के लोग इसके साथ चलते चलते अगर ब्राह्मणवाद पर भी वो अटैक कर रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। और हमें भी क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के साथ साथ हमें पूंजीवाद को भी पर भी नजर रखनी चाहिए। ये पूंजीवाद हमारे देश में है, साम्राज्यवाद जो देश में है, या आजकल जो कॉर्पोरेटीकरण है, कॉर्पोरेट का जो जिस तरह से तंत्र हमारे साथ आया है, उस कॉर्पोरेट के तंत्र को समझना होगा कि गठजोड़ इनका किन के साथ है। अदानी अंबानी सारे लोग आप देखेंगे उनकी जड़ में वो स्थापित करते हैं, ब्राह्मणवाद ही स्थापित करते हैं। इसलिए हम ऐसा ना हो जाए कि हम ब्राह्मणवाद का विरोध करने के प्रक्रिया में हम कॉर्पोरेटीकरण और पूंजीपतियों को भी छोड़ दें। हमारे एक साथ, जैसा अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे दो शत्रु हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, दोनों पर मुझे लगता है कि एक साथ दोनों शत्रुओं पर हमले करने की जरूरत है, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने 1936 में कहा, आज मुझे लगता है कि जो श्रमिक समस्याएं हैं, कि आज देखिए श्रमिक समस्याएं जिस तरह माजी साहब ने उठाया था सवाल को, कितनी स्थिति खराब हो गई है। 2021 के 21वीं शताब्दी आते आते सरकारी नौकरी वालों को एक पेंशन की एक बहुत अच्छी सुविधा थी कि बुढ़ापे के दिनों में जहां पर उनको चिकित्सा की जरूरत होती है, आर्थिक आधार की जरूरत होती है, वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए। और यही नहीं, अब कोरोना के ओट में आप देखेंगे बहुत सारे जो है उन्होंने डीए रोक दिए, उन्होंने सीसीए रोक दिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब जो रिटायर होने वाले होंगे या अगर उनको पेंशन की सुविधा होगी तो भयानक रूप से हमले किए जाएंगे और उनमें कटौतियां होंगी और बहुत फांसीवादी ढंग से कटौतियां की जाएगी, जिसका कहीं से विरोध भी नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बड़ा खतरनाक स्थिति आ रही है श्रम को लेकर। इसलिए श्रम में जिस तरह से प्रहार किए जाएंगे आने वाले दिनों में, महामारी के ओट में, आर्थिक समस्याओं से जूझने के ओट में, तो उनसे टकराने की जरूरत है। क्योंकि ये केवल ये जो सत्ता वर्ग अभी आर्थिक रोना जो रोएंगे वो केवल एक घड़ियालू आंसू है, क्योंकि इसके ओट में सारे पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ते जा रही है, दुगनी तिगुनी होती जा रही है, और गरीबों की जो है क्या कहते हैं आर्थिक आय, मासिक आय कम होती जा रही है। तो इसलिए उनको बढ़ाने के लिए, उनके आय में वृद्धि के लिए हमारे कटौतियां बहुत तेजी से हो रही हैं। उन कटौतियों पर उनकी नजर है। अगर हम अंबेडकर साहब के रास्ते पर या उनके उस वक्त जो घोषणा पत्र में मैं देख रहा था, जो सवालों को उन्होंने घोषणा पत्र इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के द्वारा उन्होंने जिन सवालों को उठाया था, उन सारे बिंदुओं को पढ़ने की जरूरत है और उसको लागू करने की जरूरत है, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद भी बहुत ही मौजूद हो जा रहा है। धन्यवाद राजेश जी। हाँ, चर्चा काफी अच्छी रही। इसमें कोई शक नहीं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए उनको हम याद नहीं करते हैं। हम कुछ लोग जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है, बाबा साहब के आंदोलन के बारे में हम जिनको रुचि है, वही लोग उनको याद करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार के उनके बनाए हुए कानूनों को समाप्त किया जा रहा है, उन्होंने 8 घंटे का मजदूरों के काम करने के लिए जो कानून बनाया उसको बदल के 12 घंटे का बनाया जा रहा है। पहली अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको भी लागू नहीं किया गया। लेकिन कानून तो बन चुका है। देखिए 12 घंटे काम करेंगे, ठीक है, उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छुट्टी जरूर मिलेगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 12 घंटे कोई मजदूर क्या काम कर सकता है। ये तो एक तरीके से इंसान को पशु समझने वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हमें आगे संघर्ष करना है, मजदूर वर्ग को संघर्ष करना है, तो उन्हें बाबा साहब के घोषणा पत्र को, जो जैसा कि राजेश ने बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में उन्होंने शामिल किए थे, उन बिंदुओं को वो आज भी प्रासंगिक है, उनको पढ़ना होगा। जो कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियां हैं, आज अवश्य वो इस जाति के प्रश्न की अहमियत को समझ रही हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि बिहार में, झारखंड में अभी बहुत सारे उन्होंने लोगों को
टिकट दिए, इसी आधार पे जात के आधार पर उन्होंने टिकट दिए। और ये जरूर अफसोस की बात है कि जात के मुद्दे को के महत्व को भारतीय संदर्भ में समझने में या स्वीकार करने में उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर यही जो 4-5 साल पहले उन्होंने स्वीकार किया है, इसके बजाय अगर वो 50 साल पहले इस बात को स्वीकार कर लेते कि भारत के संदर्भ में खाली अमीर गरीब के आधार पर बात करने से नहीं चलेगा, यहाँ पर वर्ग संघर्ष से ज्यादा तगड़ा वर्ण संघर्ष है, इसलिए वर्ण संघर्ष को आधार बनाकर अमीर गरीब की बात भी करनी होगी। तो शायद अगर ये उस समय आज से 50-60 साल पहले वामपंथी पार्टियां सोच ली होती तो शायद इस देश की काया पलट हो सकती थी। लेकिन अब भी समय है, यदि इन दोनों विचारधाराओं को जो है साथ में ले, और वो खास तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर चले। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लिए बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष इस देश में सफल नहीं हो सकता। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो भी संघर्ष सफल होगा वो बाबा साहब के विचारों के आधार पर ही होगा। आज इस मजदूर दिवस पर आप सभी साथियों को फिर से शुभकामनाएं। माजी साहब चले गए हैं, राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने जो विचार रखे उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई।